गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मार्च 18 2024 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। आज हम लोग 4 टॉपिक करने वाले हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक तो रिपीटेड से ही आपको नजर आएंगे, लेकिन जो रिपीटेड है ना, वहां पे भी आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट क्या होती है, स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था 5 साल पहले, दोबारा से आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी हर 2-4 साल के बाद क्वेश्चंस की जो थीम है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिपीट करता ही है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के बारे में रिवीजन के लिए है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने ये टॉपिक पहले से अच्छा पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, इसीलिए न्यूज में है। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे और पीरियड ऑफ टाइम तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक पूरी तरह से रिवीजन के लिए है। हाँ, जो बच्चों ने अभी अभी एनालिसिस देखना शुरू किया है, थोड़े समय पहले तैयारी शुरू की है, तो फिर आप इस टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीमेन्स डे था। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इंडिया में इन जनरल वीमेन की सिचुएशन क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, स्टेटस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि वीमेन ओरिएंटेड, चिल्ड्रन ओरिएंटेड, ओल्ड एज, डिसेबल्स, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से। एग्जाम में सोशल जस्टिस वाले सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक को तो जितना पढ़ोगे ना उतना ही कम है, क्योंकि इनमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और कहीं एक जगह पे आपको कंटेंट इसका जनरली मिलता नहीं है। यहाँ पे तो आपको सेल्फ नोट्स ही बनाने पड़ते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। किसी एक बुक के अंदर आप सोचोगे कि वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर मुझे सब्जेक्ट डेटा एक ही जगह मिल जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार ये चीजें ना अपडेट होती रहती है। कुछ गवर्नमेंट ने नई चीज अनाउंस कर दिया, कुछ ना कुछ करती रहती है सरकार। तो इसलिए इस तरह के टॉपिक आप जितनी बार पढ़ें उतना ही कम है। जरूर पढ़ा करें, आपको लग रहा है कि मुझे आता है उसके बावजूद भी पढ़ें, ये जरूरी है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इलेक्शंस में कैसे यूज किया जा सकता है, छोटा सा एडिटोरियल है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात बताता चलता हूं। देखिए ना, वीडियो को आप देखते तो जरूर हो, लेकिन आप लाइक नहीं करते। अरे पसंद करते हो तभी तो देखते हो ना, तो लाइक का बटन दबा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप न्यूज़ देखते हो उस समय थोड़ी अटेंडेंस आप लगा दिया करें, ठीक है। चलो, तो ये है, देखिए जरा। तो वी हाउ वीमेन इन इंडिया हैव फेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इन्होंने यहाँ पे बताने की बात की है। देखिए, वीमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। और अभी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएनडीपी है, जो कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इन इंडेक्स जो निकालता है, उसमें उन्होंने जो है हर कंट्री को थोड़ा कंपेयर करते हैं। थोड़ी इंडिया की बात करती हैं, थोड़ी बाहर कंट्री की बात करती हैं, ठीक है। उसमें से देखने का ये कहना है कि वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से 45% वीमेन है, ठीक है। 45% वीमेन है। मैन क्लेम दैट अ वीमेन्स जॉब इज टू मेंटेन होम्स, मेक फूड, मेक एंड केयर फॉर द बेबीज, व्हाइल मैन ब्रिंग होम इन द इनकम। ये देखिए, एक ट्रेडिशनल, एक वे ऑफ लाइफ रहा है हमेशा से। जब से इंसान सेटल्ड होना शुरू हुआ, जब से हम लोगों ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किया, तब से लेके ऑलमोस्ट अभी तक, इंक्लूडिंग आज भी, एक ट्रेडिशनल रोल ये रहा है कि जो मर्द होते हैं, जो मैन होते हैं, वो क्या करेंगे, फूड प्रोवाइडर होंगे, और जो वीमेन होंगी वो घर संभालेंगी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, हर सोसाइटी में चलता रहा। कुछ सोसाइटी ने थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा जल्दी चेंज कर लिया, कुछ थोड़ा कर रही हैं, कुछ थोड़ा फ्यूचर में करेंगी, इतना ही फर्क है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी हमेशा से इतनी ही ओपन सोसाइटी थी, ऐसा नहीं है। जस्ट 20-25 साल पहले तक, 30-40 साल पहले तक वीमेन को वहां पे कोई खास फ्रीडम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 1970s में, 60s में अगर कोई वीमेन बीच वगैरह पे चली जाती थी तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था। क्लब्स में जाती थी 1970s 80s में ऑस्ट्रेलिया में, उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था। तो ये हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे इस तरह की मूवमेंट हुई है, ठीक है। इंडिया में आज भी हो रही हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ट्रेडिशनल ये रोल माना जाता था, लेकिन अभी ये रोल चेंज हो रहा है। देखिए, इसका फर्क सीधा सीधा सा है। इस पुराने ज़माने की बात है, वहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या होता था? एनर्जी का सोर्स होता था मेजरली जो फिजिकल लेबर होती थी, है ना? फिजिकल लेबर होती थी, उसी से एनर्जी चलती थी, है ना? सारा काम, जैसे अपना माइनिंग करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, मेटलर्जी करनी है, आपको वॉर करना है, लड़ाइयाँ करनी है, कौन करेगा? ज़्यादातर बिकॉज़ फिजिकली मैन थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरली, बायोलॉजिकली, तो उनको वो इस फील्ड में होते थे। वीमेन जो है वो घर सँभालना एंड ऑल दैट उस तरह का काम किया करती थी यूजुअली, जो केयर वर्क है या घर का काम है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है।
आज तो हमारे पास एनर्जी की दुनिया भर के सोर्स हैं, हमारे पास मशीनें आ गई हैं, तो अब एक इंसान की फिजिकल लेबर उतना मैटर नहीं करती है। मतलब कई सारे सेक्टर तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर मशीनों का यूज़ करके आप पूरी तरह से काम, इसीलिए वीमेन का जो ट्रेडिशनल रोल था वो भी चेंज हुआ। और क्योंकि वीमेन का ट्रेडिशनल रोल चेंज हुआ है, इतने हज़ारों सालों से जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था, वो अब वो चैलेंज हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है, एक हज़ारों साल का सिस्टम के अंदर अगर कोई एकदम से डिस्टर्बेंस आएगा, रिपल्स तो उसके अंदर आएँगे ही, और रिपल्स आएँगे तो मतलब उसका विरोध भी होगा कहीं न कहीं। ये सोसाइटी में हर जगह, हर चीज़ के अंदर होता है। एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म को अंदर अगर कुछ नयापन आता है, तो सोसाइटी उस नएपन को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, समय लगता है सोशल चेंज होने में। यही समय लग रहा है इंडियन सोसाइटीज़ में, एशियन सोसाइटीज़ में, और इवन अरे यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटीज़ में भी ये डिस्टर्बेंस इस समय चल रही है। लेट्स सी कब तक ठीक होगा। इट विल टेक मोर लाइक अराउंड 50, 100, 160, 170 इयर्स ऐसा लग सकता है, बट अल्टीमेटली दैट डे विल कम। तो एक तो थोड़ा-सा आपको ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, हमें बाहर से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो जैसे हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इंडिया में, और वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? ये डेफ़िनेशन अपने आप में ही बहुत ब्रॉड है, इसका कोई एक सही आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भई वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि हमारे पास कितने एमएलएज़ हैं, कितने एमपीज़ हैं, वो बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी वीमेन जो हैं वो पावरफुल पोजीशंस में हैं, सीईओज़ हैं, मैनेजर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बात भी बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहेंगे हमें देखना है कि भैया कितनी वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर हैं, वो बात भी सही है, ठीक है। कुछ क लोग कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीमेन कहाँ हैं? इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वीमेन घर में हैं, लेकिन वो घर में जो वीमेन है ना, उसका डिसीज़न मेकिंग में कितना बड़ा रोल है, वो भी एक वीमेन एम्पावरमेंट है। वीमेन एम्पावरमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि एक वीमेन इकोनॉमिकली एक्टिव है या वो इकोनॉमिकली पैसा अर्न कर रही है। नहीं, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, वो हर तरह की एम्पावरमेंट होती है। तो आप ये मत समझा करो कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो पैसे कमा रही है किसी भी तरीके से, पॉलिटिक्स में जाके, बिज़नेस करके, नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। एक हाउसवाइफ भी एम्पावर्ड हो सकती है, बाकायदा उसके घर में डिसीजन मेकिंग में उसका एक से होना चाहिए, वो भी एम्पावर हो सकती है। तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जैसे हम लोग जनरली जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को जो है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को सबसे ऊपर रखा जाता है जब हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करने का मतलब ये है कि भैया हमारे एमपीज़, एमएलएज़ या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन हमारे बहुत कम है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर ये जो है 10 टू 14% के बीच में ही पड़ता है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हालांकि लोकल बॉडीज में एम्पावरमेंट करने के लिए हम लोगों ने बाद में 73rd 74th अमेंडमेंट लेके आए हम लोग, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पे फिर हम लोग जो है 1/3 जो रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। ठीक है? उसके अलावा जो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम एक्ट हम लोगों ने किया, जिसमें 33% वीमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा। हालाँकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये, बट जब भी होगा तो ये बहुत माइलस्टोन के रूप में उभरेगा। मतलब इतने 1/3 एमपीज़ और एमएलएज़ तो होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो इसमें आप कई बातें बोल सकते हो। जैसे आप ये कहें कि सर, जो पायलट्स हैं, इंडिया में जितने भी पायलट हैं उनका अराउंड 12 टू 13% वो वीमेन पायलट हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड एवरेज इज़ ओनली अराउंड 1 टू 2%। वेस्टर्न कंट्री में भी जो वीमेन पायलट हैं, दे आर ओनली 2 टू 3%। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पायलट जो है वो इंडिया, वीमेन पायलट इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यस। सीईओज़ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैनेजरियल पोज़ीशन में प्राइवेट सेक्टर में जो है वीमेन नहीं है, उसके अपने-अपने चैलेंजेस हैं, राइट? उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम वगैरह जब चलाई जाती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के अंदर सेक्रेटरीज़ होती हैं, ठीक है? वहाँ पे भी अभी काफ़ी इश्यूज़ देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे आप वीमेन ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, तो सोशल एम्पावरमेंट
जो है वो भी कई तरह से आप मेज़र कर सकते हो। जैसे फीमेल ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर, है ना? गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स, इसमें डेफ़िनेटली परसेंटेज बढ़ा है। 1947 के टाइम पे तो इट वाज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट राइट नाउ दिस इज़ अराउंड 15 टू 20% और कुछ-कुछ केसेज़ में इट इवन मोर देन दैट, राइट? तो वीमेन ब्यूरोक्रेट बड़े हैं। आप देख सकते हो यूपीएससी का हर साल रिज़ल्ट आता है, तो उसमें वीमेन का शेयर जो है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये ऑफ कोर्स ये तो पॉजिटिव साइन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा देखें सोशल मीडिया पे मूवमेंट्स हो रही हैं, कितनी सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड ऑल दैट। ओ उसकी वजह से भी एक अवेयरनेस का जो लेवल है, महिलाओं का अपने अधिकारों को लेके वो डेफ़िनेटली बढ़ा है। सिर्फ़ महिलाओं के अंदर ही नहीं बल्कि जो नई जनरेशन है ना? उस नई जनरेशन में इन जनरल ये परसेप्शन है कि वीमेन को बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, राइट? पहले मेल एज़ यूजुअल ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन अभी जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं ना, आप उनको दे उनसे बात करके देखोगे आपको पता लगेगा। देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन प काफ़ी एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो कहेंगे हाँ, वीमेन को अधिकार मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी वो अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को थोड़ा-सा एक एम्पावर्ड पोज़ीशन में देख रहे हैं, तो उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। पहले वाले मर्द ऐसा नहीं थे, उन्होंने अपनी दादियों को, अपनी माँओं को उस एम्पावर्ड पोज़ीशन में शायद नहीं देखा था, क्योंकि उस समय इतनी ओपन सोसाइटी थी नहीं, वो चीज़ें चल रही थी। तो उनको एक परसेप्शन बन गया था कि नहीं महिलाओं को तो घर के अंदर ही काम करना चाहिए, घूँघट में रहना चाहिए, ये बुर्के में रहना चाहिए, उस तरह का कॉन्सेप्ट उस समय होता था। बट अब थोड़ा-सा सिचुएशन यहाँ पे बदल रही है, ठीक है? तो अगर आप देखिए जैसे एनएफएचएस का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसका भी अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि सिचुएशन तो डेफ़िनेटली थोड़ी बेटर हुई है। जैसे आप चाइल्ड मैरिज की बात करें, हालाँकि चाइल्ड मैरिज इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, दिस इज़ अराउंड 23% अभी भी, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज़ 1947 के आस-पास जो है इट वाज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50% चाइल्ड मैरिज इंडिया में होती थी। तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा लेवल यहाँ पे बढ़ा है। अगर आप फर्टिलिटी रेट की बात करें, तो अभी फर्टिलिटी रेट इज़ ओनली 2% इन इंडिया, व्हिच इज़ इवन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि विमेन का एजुकेशन का लेवल उनका इम्प्रूव हुआ है, उनकी हेल्थ के स्टैंडर्ड उनके इम्प्रूव हुए हैं, है ना? अपनी फिज़िकल ऑटोनॉमी उनकी थोड़ी-सी बेटर हुई है। उस वजह से आप ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। मतलब ये बच्चा पैदा करने में सिर्फ़ मर्द का नहीं, एक महिला का भी डिसीज़न होता है और इसलिए कम ब बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट और कई चीज़ों में आप जो है इस तरह का स्टेटस को वीमेन का यहाँ पे देख सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी ऐसा तो नहीं है भैया सोसाइटी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। दिक्कतें तो फिर भी हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेज़? जब हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, तो जनरली चैलेंजेज़ जो फेस किए जाते हैं वही पैट्रियार्की, राइट? इसको मतलब एक अलग से स्लाइड ले लेता हूँ। जो जनरली हम लोग बात करते हैं भई जो वीमेन की बात आती है तो क्या कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस किए जा रहे हैं। वही है उसी हेडिंग में आप अपने चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाओगे जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस की आप बात करते हैं। आज जैसे सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पे डेफिनेटली एग्जांपल दे सकते हो सरपंच पति। मतलब जिसमें पति होते हैं सरपंच तो महिला होती है लेकिन वो सारी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो सारी की सारी कौन करते हैं जी पति देव करते हैं क्योंकि महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं है। महिला सरपंच क्यों बनी? क्योंकि शायद वहाँ पे रिजर्व उसकी वजह से महिला को सरपंच बना तो दिया जाता है लेकिन रियल पावर वो उनके हाथ में होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई पॉलिटिकली अ, पार्ट परसेंटेज इंक्रीज़ होने के बावजूद भी एक्चुअली पावर वो हाथ में नहीं है। तो एक तो चैलेंज बहुत बड़ा है ना? वो स्टीरियोटाइप किया जाता है महिलाओं को कि भई आप तो घर पे ही रह के काम करो, पॉलिटिक्स में जाके क्या करोगी? वहाँ पे तो ये होता है, वो होता है, उस तरह की चीज़ें हैं। जनरली हमारे यहाँ पे क्या है क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो महिलाएँ जब पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करती हैं तो सेफ भी नहीं हैं और जो क्रिमिनल माइंडसेट के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो भी गलत फ़ायदा उठा लेते हैं या फिर उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, थ्रेटन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। इकोनॉमिकली चैलेंज तो बहुत सारे ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप ये देखें कि मोस्टली जो महिलाएँ हैं वो एक तो नॉन फॉर्मल सेक्टर में हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड ऑल दैट वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल परसेंट देखोगे ना मतलब वीमेन का पार्टिसिपेशन आपको ठीक-ठाक नज़र आएगा। लेकिन जब थोड़ा-सा आप अंदर जाओगे सरफेस में तो आपको ये नज़र आएगा कि वीमेन ज़्यादातर जो है नॉन फॉर्मल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब जो लो पेइंग जॉब्स हैं बेसिकली, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। जो जेन्युइन जॉब्स हैं ना वो इम्प्रूव नहीं हो रही हैं। एजुकेशन में अगर आप देखिए, एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है
एनरोलमेंट रेट जो है वो फीमेल और फीमेल का अभी इक्वल है। लेकिन जब आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हो तो दैट इज ओनली अराउंड 23 to 25%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल। तो ये ऐसा क्यों हुआ? एजुकेशन में तो आप एनरोलमेंट बराबर कर रहे हो लेकिन जॉब आपको कम मिल रही है, और फॉर्मल सेक्टर में तो इससे भी ज्यादा कम हो गया। अर्बन सेक्टर में तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल और भी कम है, क्योंकि रूरल सेक्टर में तो ये है, चलिए महिलाएं एग्रीकल्चर में कर लेती हैं, मनरेगा वगैरह वहां उनको मिल जाता है फिर भी, राइट। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता है। ग्लास सीलिंग वर्ड आपने एक सुना होगा। ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि वीमेन को एंट्री तो मिल जाती है जॉब मार्केट में, लेकिन जब बात प्रमोशन की आती है तो ये एक लेवल से ऊपर जाने की बात आती है। जैसे मान लो आपको मैनेजर बनना नहीं बनाया जाएगा, आपको सीईओ वगैरह नहीं बनाया जाएगा, आपको उस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग चेयर पे नहीं बैठाया जाएगा बेसिकली, है ना। एंट्री मिल जाती है लेकिन वो एक सीलिंग तक, भैया इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ग्रो नहीं कर सकते हो। लेकिन मर्दों के लिए ऐसी कोई सीलिंग नहीं है, वो किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर में ऊपर तक मैनेजरियल लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। सोशल चैलेंजेस तो नो डाउट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है। पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी हमेशा रही है, आज भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे सोचने वाले हैं कि महिलाओं को जो है नहीं पढ़ना चाहिए, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद घर पे रहे, जल्दी शादी कर दी जाए, उस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली होती हैं। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट तो सोसाइटीज़ में है ही। उसके अलावा जो स्टीरियोटाइप किया जाता है वीमेन को, स्टीरियोटाइप इन द सेंस के मान लो वीमेन को ये समझा जाता है अरे यार ये साइंस पढ़ के क्या करेंगी, इन तो मैथ में इनका दिमाग नहीं है ना, ये साइंटिस्ट बन के क्या करेंगी, ये बन ही नहीं सकती हैं क्योंकि इनका कैपेबल नहीं है। इस तरह का जो स्टीरियोटाइप किया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल को इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ही नहीं दिलवाया जाता पेरेंट्स के द्वारा। सोसाइटी उसको एनकरेज ही नहीं करती है। अरे टीचर्स तक एनकरेज नहीं करते हैं। जनरली परसेप्शन है कि अच्छा फीमेल है, ये तो जो है आर्ट वाले सब्जेक्ट लेगी या फिर मेडिकल में जाएगी, है ना। साइंस मैथ्स वाला फील्ड जो है वो उनको प्रमोट नहीं किया जाता, और उनको एक स्टीरियोटाइप के रूप में समझा जाता है। और क्राइम तो ऑफ कोर्स है ही एक बहुत बड़ा चैलेंज, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो। यस, आज भी एक बहुत बड़ी समस्या अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस की अपने यहाँ पे। उसके अलावा रेप और वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो अब्यूज़ होता है, ये बहुत एक बड़ी बात है, राइट। 3 आउट ऑफ 4 वीमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च ये कहती हैं कि उन्होंने सम फॉर्म ऑफ वायलेंस अपनी लाइफ में जो है वो फ़ील किया है। तो इस तरह के चैलेंजेस जब होंगे, तो सिचुएशन तो थोड़ी ख़राब है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन येस, जब सिचुएशन ख़राब है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें ही ढूँढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अपने आंसर वगैरह लिखने के अंदर, तो आप क्या-क्या लिख सकते हो? एक तो आपको थोड़ा-सा स्कीम्स वगैरह के बारे में लिखना रहेगा, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। हालाँकि उस स्कीम्स के ऊपर आप डाउट कर सकते हो भी, वो एडिक्वेट नहीं है एंड ऑल दैट, बट फिर भी आपको एग्ज़ाम के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे कुछ स्कीम का मैंने नाम बताया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वीमेन हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वला योजना, वर्किंग वीमेन हॉस्टल, ठीक है? स्वधार गृह वगैरह, ये बिल्कुल छोटी-छोटी फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन। अब आप ये मत समझना कि सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है? कब किया, कैसे किया, क्यों किया, इसका क्रिटिसिज़्म क्या है, इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके अंदर जो कमियाँ हैं, उसको लेके क्या कर सकते हो आप लोग? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। तो ये सिर्फ मेंशन किया गया आपको कि ये स्कीम्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? अपने आंसर के अंदर। और उसके अलावा जैसे हमारे पास मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया, लीगल रिफॉर्म्स की बात करें तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आप अलग से हेडिंग में लिख सकते हो, लीगल वाले प्रोविजंस, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल गवर्नमेंट 33% का रिजर्वेशन आप दे सकते हो। हेल्थ इनिशिएटिव जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष जिसमें जो है वैक्सीन दी जाती है, और अभी तो इसके अंदर सर्वाइकल कैंसर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, सर्वाइकल कैंसर वाली वैक्सीन को। तो ये एक नया एडिशन यहाँ पे हो गया करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। सुकन्या समृद्धि योजना अपने पास है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैटरनिटी बेनिफिट को चेंजेस किया गया, तो इंडिया में भी 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव दी जाती है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो, राइट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मोशन मिशन, मनरेगा का आप एग्जांपल दे सकते हो। उसके अलावा सरकार ये क्लेम करती है कि 8 करोड़ के लगभग वीमेन जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट हैं। 80 लाख वीमेन डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, वो थोड़ा आप यहाँ पे देखिए। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है चेंजेस किए गए, एंड एनडीए का एग्जाम अभी वीमेन दे सकती हैं, और परमानेंट कमीशन का आप एग्जांपल यहाँ पे दीजिए।
पहले वीमेन को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था, टेम्परेरी कमीशन दिया जाता था, अब उनको टेम्परेरी परमानेंट भी मिल रहा है। आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स, नेवी, मिलिट्री के अंदर जो इंक्लूजन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वीमेन का, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वीमेन एम्पावरमेंट में। प्रधानमंत्री गरीब डिजिटल साक्षरता अभियान के अंदर जो है 6 करोड़ महिलाओं को डिजिटली लिटरेट किया जाना है, राइट। इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह टॉपिक का कोई एंड नहीं है। कुछ ना कुछ पिछले 70-75 साल में हुआ है, अभी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। तो ये टॉपिक्स के बहुत सारे डायमेंशन होती हैं, बहुत सारे डायमेंशन से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा-सा अपने ध्यान देना इस तरह के टॉपिक को, इसलिए मैंने इस पे काफ़ी समय भी लिया है। हाँ, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा-सा ठीक रहे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यह देखिए यहाँ पे लिखा है बिग रिसिपिएंट अनेबल टू रिवील बॉन्ड डोनर डेटा, ठीक है। तो क्या है ये पूरा खेल? पूरा खेल ये है कि देखो, वैसे तो आपको इसे मैंने पहले बताया ही हुआ है, बट फिर भी थोड़ा-सा देखें। जैसे ये है इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड, मान लो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 1 करोड़ रुपए का है। अब मेरी ये कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब मुझे ये जो है 1 करोड़ रुपया यहाँ पे सपोज़ करिए एक पॉलिटिकल पार्टी को देना है जिसका नाम है XYZ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं क्या करूँगा? ये ये बॉन्ड किसके पास होंगे? ये होते हैं एसबीआई बैंक के पास, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, इनको एसबीआई बैंक ही इश्यू करता है, जो दिल्ली वाली ब्रांच है। तो ये मैं क्या करूँगा? बैंक में जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाऊँगा, बदले में बैंक से ये बॉन्ड ले लूँगा, ठीक है। ये एक बियरर बॉन्ड होता है, बियरर बॉन्ड होता है। बियरर बॉन्ड का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर उस डोन इसका इस पर्सन का नाम नहीं होगा, एबीसी लिमिटेड का नाम नहीं होगा, या फिर कोई इंडिविजुअल है उसका नाम नहीं होगा। ये खाली बॉन्ड होता है और इसकी वैल्यू भी होती है। तो इस बॉन्ड को मैं लूँगा आराम से, और इसको लेने के बाद जो है मैं बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाके उसको सबमिट करा दूँगा। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग बाद में एसबीआई से जाके उसको कैश करवा लेंगे। बस काम खत्म। अब क्या इस पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि ये बॉन्ड किसने दिया है? आंसर इज यस, आंसर इज नो। नो क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि क्योंकि ये बियरर बॉन्ड है और इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसका नाम लिखें, उसको स्टोर करें, उसका डेटा मेंटेन करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें। कंपलसरी है ही नहीं, क्योंकि इसका पर्पस ही यही है कि भैया इस डोनर की ऑटोनॉमी बना के रखनी है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है इनफॉर्मली, लेकिन फॉर्मली ऐसा कोई रूल नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर कि आपको इनका नाम लिखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, अब क्या हुआ? क्या एसबीआई के पास उनका नाम है? आंसर इज यस, एसबीआई के पास तो नाम है ही, और उसने इलेक्शन कमीशन को इनाम दे भी दिया है। लेकिन इलेक्शन एसबीआई ने जो नाम दिया है वो ये दिया है कि भैया इस पार्टी ने कितने का बॉन्ड खरीदा है। इस पार्टी ने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, ये इसके हाथ में चला गया। अब वो 1 करोड़ का बॉन्ड इसने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, या एनसीपी को दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ये एसबीआई को थोड़ी पता है। एसबीआई को तो सिर्फ इतना पता है कि भाई इसने 1 करोड़ का बॉन्ड मेरे से लिया था। तो ये किसको पता होगा? ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी को पता हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि सर हमने तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, तो मैं आपको कैसे दूं? ठीक है। अब जैसे कंपनी थी, एक गेमिंग कंपनी, फ्यूचर गेमिंग करके जो है कंपनी थी, काफी कंट्रोवर्सी में रही है 2-3 दिन पहले। इस कंपनी इस एसबीआई ने ये बताया कि इस कंपनी ने मेरे से 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। हालांकि लोग अंदाजा लगा रहे थे कि पॉलिटिकल ये इतना पैसा शायद बीजेपी को गया होगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को गया होगा। एसबीआई सिर्फ इतना बता सकती है कि इस फलानी कंपनी ने, इस फलाने इंडिविजुअल ने कितना बॉन्ड खरीदा। अब जो डीएमके है, डीएमके ने ये बताया,
कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया में नाम बता दिए हैं कि किसने मुझे कितना-कितना पैसा दिया है। उसमें बीजेपी ने नहीं बताया, कांग्रेस ने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं बताया, उनके नाम भी यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं, ठीक है? तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी ने नहीं बताया। कुछ पार्टीज़ बता चुकी हैं, डीएमके ने बता दिया, एआईडीएमके ने बता दिया, जनता दल यूनाइटेड ने बता दिया, कुछ ने नहीं बताया। तो क्योंकि वो क्यों बताना नहीं चाहते। आप मतलब सीधी-सी बात है, बताना नहीं चाहते हैं भई। कहाँ गया अपना डेटा, कंटेंट, अ, ये रहा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भैया हम क्यों बताएँ? कानून के अंदर कंपल्सरी थोड़ी था। है ना? कंपल्सरी होता तो शायद हम लोग बता भी देते। तो ये जो है उनका यहाँ पे खेल चल रहा है। तो ये है बेसिकली पूरी बात। अब डीएमके ने ये बताया कि 500 करोड़ रुपए मुझे इस कंपनी ने दिए थे। तो बाकी बचे हुए 660 करोड़ रुपए किसी और को, 868 करोड़ रुपए किसी और को दिए होंगे। तो ये जब इनसे पूछा गया पॉलिटिकल पार्टी से, भैया नाम क्यों नहीं बता रहे हो? तो ये कह रहे हैं भाई दिस वाज़ नॉट कंपल्सरी अंडर द लॉ। मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट मुझे ज़बरदस्ती थोड़ी पूछ सकता है। मैं उनको बोल दूँगा कि ऐसा कानून में था नहीं, मैंने रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया। तो इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ नाम नहीं बता रही हैं कि उनको किसने पैसा दिया। ये तो पता चल गया कि कितना पैसा मिला। डेट भी पता चल गया कब मिला। ये भी पता चल गया कब उन्होंने कितना कैश करवाया। लेकिन ये नहीं पता कि किसने किसको कितना दिया। ये सारा खेल तो यहीं हो रहा था। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं दिया है, लेट्स सी इसके अंदर आगे क्या होता है। तो एक तो ये पूरा थोड़ा-सा आर्टिकल था। हालाँकि रिपीटेड आर्टिकल था ये, बट फिर भी अच्छा लगा। और अभी-अभी भैया हम लोगों ने अपने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को, ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू, इनको अपना नया इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार ने अपॉइंट कर दिया है। प्रेज़िडेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया है। दोनों ही रिटायर्ड जो है आईएएस ऑफिसर्स रहे, तो एक तो ये बात हो गई। कैसे अपॉइंट किया जाता है? 3 मेंबर का एक सिलेक्शन कमेटी होती है हमारे पास, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन जो अधीर चौधरी जी, रंजन चौधरी जी हैं नेशनल कांग्रेस से, उन्होंने इस नाम को रिकमेंड किया। वो रिकमेंड बाद में कहाँ जाता है? प्रेज़िडेंट के पास जाता है, प्रेज़िडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई भी प्रोसीजर ऐसा था नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा लिखा ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ लिखी हुई है कि प्रेज़िडेंट अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट, एक कन्वेंशन चली आ रही थी हमारे देश में कि सरकार जो है उसको अपॉइंट करेंगी। तब से तब तक चला आ रहा था। लेकिन फिर अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया गया। कहा कि देखिए साहब ये तो बड़ा दिक्कत है। इलेक्शन कमिश्नर इतनी बड़ी बात होती है और देश में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और इसके लिए कोई प्रोसीजर ही नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसे तो जो गवर्नमेंट है वो अपने खास बंदों को इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। तो ये तो पूरे डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर सकता है। बात तो बिल्कुल सही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया, क्योंकि इसके लिए कोई कानून तो था नहीं। तो कोर्ट ने ये कहा जब तक कानून नहीं बनता है, तब तक हम लोग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर देते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे चूज़ किया जाएगा। तो उसमें ने कहा कि भैया 3 मेंबरी कमेटी बनाएँगे, जिसमें पीएम साहब होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई होंगे। जब तक कानून नहीं बनता, ये भी कहा था। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, लो कानून ले आता हूँ। पिछले साल सरकार जो है वो कानून ले आई, पार्लियामेंट ने कर दिया और उस कानून के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला रोल कट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन-कौन हो रहे हैं? इसके अंदर हमारे पीएम साहब हो रहे हैं, एक यूनियन मिनिस्टर हो गया, मैं से यहाँ पे होम मिनिस्टर कह सकते हो, एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो रंजन चौधरी जी हैं, हो गए। बस अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की कि साहब ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से सीजीआई को हटा दिया गया। कोर्ट ने बार-बार उस पिटीशन को रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने कहा देखो, ये एक इंटरिम अरेंजमेंट था। सीजीआई होना वहाँ पे कोई कंपल्सरी थोड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ-साफ लिखा है कि इसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो मैं कौन होता हूँ पार्लियामेंट को रोकने वाला? आप प्राइमा फेसिया ये थोड़ी कह सकते हो कि सरकार करप्ट ही है। अरे भाई! ऐसा नहीं है कि वो स हमारा जो सीजीआई है या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात को मान के डिसीज़न नहीं लेगी प्राइमा फेसिया कि सरकार करप्ट है पूरी तरह से, नहीं। हाँ, केस टू केस बेसिस पे कुछ आता है तो डेफिनिटली इसको देखा जाएगा। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।
है ना? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन पूरी सरकार ही अगेंस्ट है सिस्टम के? नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा, तो इन पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है? तो ये थोड़ा बनता है। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको एक बहुत लंबा-चौड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है। बट फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा, इसमें जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो आप लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ें, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजंस, फंक्शंस, पावर्स एंड ऑल दैट। करंट अफेयर वाला पार्ट है, वो थोड़ा आपको मैंने यहाँ पे पूरा अपलोड कर दिया है, ठीक है? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होती है, ठीक है? नया कानून के अंदर क्या-क्या हुआ, वो थोड़ा-सा स्टोरी, प्रीवियस स्टोरी इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है? वो थोड़ा-सा 1987 से लेके 80s, 90s वो पूरा मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा दिया हुआ है। ये एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? पहले तो हमारे पास एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, फिर बाद में 2 को अपॉइंट किया गया, 1 से 2 हो गए, 2 औरों किया, मतलब 1 से 2 होने के बाद वो 3 हो गए टोटल, 1 प्लस 2, फिर से 1 हो गए, फिर से 3 हो गए, तो आज के टाइम में 3 हैं। और जनरली कन्वेंशन ये होता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सीनियर 1 वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनते हैं, लेकिन अब थोड़ा-सा चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप इसको भी पढ़ लें। ये तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ, तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। और ये कुछ अगर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यूपीएससी के तो कर सकते हो। 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स, इलेक्शन को रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे ईवीएम को लेके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला ही क्वेश्चन है। दोबारा से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा अच्छा-सा पढ़ के जाएँ, कमांड करें, समझें चीज़ों को। द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन द आईपीसीसी रिपोर्ट, देखिए वैसे तो इस रिपोर्ट में कुछ खास इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नया नहीं बताया उन्होंने जो आपको पहले से नहीं पता था। बट आपको थोड़ा एक हल्का-सा आइडिया दे देता हूँ। आइडिया यही है कि भाई एक तरफ है डेवलप्ड कंट्री और एक तरफ है डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है? हमेशा इनके बीच में यही बात होती है। फिर से वही बात हो रही है। अब ये आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में हल्का-सा आपको बताता चलूँ क्या है। आईपीसीसी मतलब आपका जो है वो 1980 90 से उसने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसने ये कहा कि देखो हम लोग क्या करेंगे ना, अलग-अलग फ़ील्ड्स में साइंटिफिक स्टडीज़ करेंगे और ये बताएँगे कि उनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ताकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ कदम उठा सकें। ये आइडिया था। इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ये कहता है, आईपीसीसी का मेजर फंक्शन होता है कि ये साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाता है। कि देखो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया टेम्परेचर तो क्या होगा, 2 डिग्री बढ़ गया तो क्या होगा, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वो थोड़ा-थोड़ा ऐसा प्रोवाइड करवाता है। उसके बेसिस पे फिर जो यूएनएफ ट्रिपल सी की मीटिंग्स होती हैं, उनमें डिसीजन लिया जाता है। तो इन्हें कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है? 1990 में सबसे पहली एक असेसमेंट रिपोर्ट ऐसी बाहर आई, जिसमें उन्होंने जनरली अर्थ के क्लाइमेट के बारे में बात किया। फिर 1995, 2001, 2007, 2014 में इस तरह की रिपोर्ट जो है वो आई, असेसमेंट रिपोर्ट। ये असेसमेंट जो रिपोर्ट हैं, वो 3 तरह के साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। पहली तरह के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। दूसरी जगह जो साइंटिस्ट होते हैं, वो करते हैं बात उसके इम्पैक्ट की, वल्नरेबिलिटी की, अडेप्टेशन की बात करते हैं। तीसरी तरह के जो साइंटिस्ट हैं, वो बात करते हैं कि भैया कौन-कौन से एक्शंस लिए जाएँगे। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिर एक आती है इसकी सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है? सिंथेसिस रिपोर्ट में बेसिकली इज़ अ समरी। इन जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, उनकी समरी होती है सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है? जिसके बारे में बताया जाता है कि अब ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये नहीं हो जाएगा। अब आईपीसीसी की ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर उन्होंने एक बात बोली है, प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब अलग होता है इक्वालिटी से, ठीक है? इक्वालिटी इज़ डिफरेंट, इक्विटी इज़ डिफरेंट। इक्वालिटी का मतलब भैया ये है कि यूएस और इंडिया दोनों बराबर हैं। इक्वालिटी का मतलब ये है कि भैया यूके और पाकिस्तान बराबर हैं, सब बराबर हैं। जितना स्टेप यूएसए लेगा, उतना ही स्टेप इंडिया भी लेगा।
ये होता है इक्वालिटी का मतलब। इक्विटी का मतलब ये नहीं, ठीक है? इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से काम करे। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करे। क्योंकि रिच कंट्रीज़ की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम करें क्लाइमेट चेंज के लिए। हमारी कम है, थोड़ा हम लोग कम करेंगे। ठीक है? जो हमसे भी कम हैं और बिल्कुल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और भी कम करेंगी। तो ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में जो एमिशन डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी, एनर्जी यूज़ डिस्पैरिटी, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर घुमा-फिरा के यही बात बोली गई है। ठीक है? कि फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा हमें कैसे पता? अच्छा, पास्ट में जो हुआ, आप उस डेटा को लेके प्रेज़ेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो? कर तो सकते हैं। आपने बचपन आपका कैसा बीता, किस फैमिली में आप थे, आपको कैसा माहौल मिला, किस स्कूल में आप गए, कौन से एग्ज़ाम आपने दिए, उनमें प कैसा परफ़ॉर्मेंस आपने किया, कौन से फ्रेंड्स ग्रुप्स आपके बने, कौन-सी आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वीकनेस हैं, उसके बेसिस पे ही तो आप जो प्रेज़ेंट में हो ना। जो आपने पास्ट में डिसीज़न लिए हैं, एक्शंस किए हैं। तो प्रेज़ेंट में जो आप एक्शंस ले रहे हो, जो काम कर रहे हो, अगर हम लोग एक ऐसा इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम बना दें, जो प्रेज़ेंट में लिए हुए एक्शंस को ऑब्ज़र्व कर सके, उसकी एनालिसिस कर सके, उसको पास्ट के साथ लिंक कर सके, तो क्या हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? देखिए, मोर और लेस तो कर सकते हैं। कुछ ऐसा अनइमेजिनेबल आ जाए, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, तो बात अलग है। जैसे कोविड-19, आपने वर्ल्ड इकोनॉमी की वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया होगा, उसके हिसाब से एक्शंस लिए होंगे। लेकिन कोविड-19 जैसी चीज़ तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, अचानक से आ गई। और ऐसा बहुत बार होता है। ऐसी अनइमेजिनेबल चीज़ें आती हैं, आप सोच ही नहीं सकते। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी नहीं सोच सकते। वो बात अलग है, लेकिन चीज़ें अगर ठीक-ठाक से चलती रही, एक मतलब हम लोग एक मॉडल बोलते हैं उसको, उस केस में आप येस थोड़ा-सा प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे पावरफुल मॉडल बनाए गए हैं और इन पावरफुल मॉडल्स में से जो एक मॉडल है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल, जो आईपीसीसी यूज़ करता है। ठीक है? ये मॉडल बहुत सारे इनपुट्स लेता है, एनर्जी मॉडल्स अलग बनाए जाते हैं, कंजम्पशन मॉडल भी है, फ्यूचर में लोग कैसा कितना कंज्यूम करेंगे, कितना वेजिटेशन होगा, लैंड यूज़ किस तरह से चेंजेस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा। वो इतनी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है ये आईपीसीसी का, आईएएम जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल। इसके हिसाब से फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रेडिक्शन में इन्होंने ये पाया कि ये जो रिच कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर ग्रीन हाउस गैसेज इन फ्यूचर ऑल्सो। इस मॉडल ने ये पाया कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो ग्लोबल साउथ के कंपैरिजन में ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगा, जो आज भी कर रहे हैं वो लोग, फ्यूचर में भी करेंगे। मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए इन्होंने बात किया है, इक्विटी की बात की है। इसकी बात की है, इक्विटी की बात की है। इक्विटी मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए। आपको अभी प्रेज़ेंट जनरेशन तो बचानी ही बचानी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपको काम करना है। इसके लिए रिच कंट्रीज़ की हेल्प लगेगी और कई सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, राइट? ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। उसके अलावा कार्बन कैप्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने बोला है करेंगे। फॉरेस्ट जो है हमारे सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट जिसके अंदर इंसान कुछ कर सकता है। हमारा कार्बन सिंक है। भैया एफ़ॉरेस्टेशन करिए, डिफ़ॉरेस्टेशन को रोकिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्यूचर में करनी है आपको और इनमें सभी में रिच कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो फिर बार-बार वही वर्ड यूज़ किया जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, और वो ज़रूरी है। वो यूएनएफसीसीसी भी बार-बार बात करता है, वो आईपीसीसी भी बार-बार बात करता है और वो इन जनरल पॉलिसी मेकर्स भी बार-बार बात करते हैं कि भैया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सबकी कॉमन है, लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ज़िम्मेदारी है, वो सबकी अलग-अलग है। ठीक है? ये उसके अंदर बोला जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। तो इलेक्शंस होने वाले हैं।
और सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में, अमेरिका वगैरह इधर-उधर बहुत सारे इलेक्शंस होंगे अभी आने वाले टाइम में। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। पिछले 2-3 साल में जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने भैया धूम धमाल मचाई है, चैट जीपीटी, जेमिनी, है ना, कोपायलट, तो हालत बहुत ख़राब है। तो इस इलेक्शन में एआई का रोल होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? और ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शंस होंगे, दे आर गोइंग टू बी डीप फेक इलेक्शंस। डीप फेक, डीप फेक का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि एक आदमी है, उसके स्पीकिंग स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन सबको टेक्नोलॉजी के द्वारा फेक क्रिएट कर दिया जाता है और आप उससे कुछ भी बुलवा सकते हो, गाना गवा दो, उससे कोई स्टेटमेंट दिलवा दो। ये डीप फेक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा वो असली है। जैसे अभी मंदाना वाला केस हुआ था, शी इज़ एक्ट्रेस फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो उनका एक डीप फेक का वीडियो आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था। बराक ओबामा का डीप फेक का वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ, मोदी जी का भी होते रहते हैं कभी-कभार, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है वो डीप फेक इलेक्शंस होंगे। इलेक्टोरेट्स को, वोटर्स को, उनके बिहेवियर को, उनकी सोचने की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और वो दिन दूर नहीं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बन जाएगा। मतलब वो ह्यूमन्स की तरह सोचना शुरू कर देगा। उसकी कैपेसिटी ह्यूमन की जैसी हो जाएगी। सोचने में बड़ा डर भी लगता है और अजीब भी लगता है, विश्वास भी नहीं होता। लेकिन ये बात आप 5 साल पहले किसी को बोलते कि अरे एक ऐसा सिस्टम आएगा जो 50 आदमी के बराबर काम करेगा। एक ऐसा सिस्टम आएगा जो कंप्यूटर कोडिंग करेगा। एक ऐसा सिस्टम आएगा जो किसी भी इंसान को जनरेट कर सकता है। आप कहते हैं पागल हो गए हो क्या? सिर्फ 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ और आज वो रियलिटी हो गई है। 5 साल पहले हमें जो लगता था कि ये चीज़ 50 साल में होगी, वो सिर्फ 5 साल में हो गई है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम सोचते हैं ना जितना लेट होगी वो उतनी ही जल्दी होती है। तो आज पिछले 2-3 साल में चैट जीपीटी ने जो कर दिखाया, 5 साल पहले हमें लगता था कि ये चीज़ शायद 2050 तक आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस प्रोसेस को और भी आगे बढ़ा दिया है। और मान के चलिए जैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग अगर अगले 5-10 साल में रियलिटी हो गया, तो फिर तो खत्म है सिस्टम। और इसलिए इलॉन मस्क ने ये भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ मोर डेंजरस दैन न्यूक्स, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है आदमी के बिहेवियर को चेंज करना। इससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। आदमी की सोचने समझने की कैपेसिटी को क्रिपल कर देना, दैट इज द बिगेस्ट वेपन। उसका फिजिकल हार्म करना इज अ डिफरेंट थिंग, उसका मेंटल हार्म करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये जो बिहेवियरल चेंजेस है ना, दैट कैन बी डन बाय एआई। बिहेवियरल चेंजेस मतलब उसकी डिसीजन मेकिंग पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बिहेवियर को इस तरह से चेंज कर सकता है, आपको ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर कर सकता है जो आप अदरवाइज नहीं लेते। मैनिपुलेट करता है आपके एक्शंस को। प्रोपेगेंडा जो है वो यूज किया जाता है। आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसी वीडियोस, ठीक है, आपको ऐसी पिक्चर्स, मीम्स, डीप फेक्स आपको ऐसे दिखाए जाते हैं बारंबार 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 आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। आप 24 घंटे के सामने आपको वही सेम कंटेंट आएगा, तो आप उसमें बिलीव करने लगते हो। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे इंडिया में एक काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज पॉपुलेशन ये मानती है कि जो फिरोज़ खान थे, ठीक है? इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड जो थे, जहांगीर फिरोज़ खान, ही वाज़ अ मुस्लिम, ठीक? हालाँकि इंटरनेट है, सब कुछ है, लोग जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी परसेंटेज ये मानते हैं, जबकि ही वाज़ अ पारसी। क्योंकि पारसीज़ में भी इस तरह के नाम होते हैं, बाद में खान सरनेम लगाया जाता है, जहांगीर एंड ऑल, बहुत कॉमन नाम है पारसीज़ में ये, ठीक है? लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम प्रोपेगेंडा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत पढ़े-लिखे लोग इन चीज़ों को मान रहे हैं। ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम्पल्स। गांधी जी के बारे में, नेताजी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में,
ठीक है? हमारे पीएम के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, बहुत कुछ। और ये तो इंसान कर रहे हैं, इसलिए स्पीड शायद इसकी थोड़ी कम है। एआई करेगा, इससे 10 टाइम्स, 100 टाइम्स फास्ट करेगा। मैनिपुलेशन ऑफ वोटर बिहेवियर बहुत बड़ी चीज़ है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डेमोक्रेसी को थ्रेट है। सिक्योरिटी रिस्क भी है। आपके सोशल सिक्योरिटी, आपका फ़ोन नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, ठीक है? ट्रस्ट डेफ़िसिट कम हो जाएगा, जनता के बीच में, सरकार के बीच में। बायस एंड फेयरनेस, ये तो एक बहुत बड़ा मैटर है ही। ये तो जैसे गूगल ने निकाला था जेमिनी, उसका एआई मॉडल था जो कि पिक्चर जनरेट करता था। अब उस पिन में किसी ने टाइप किया कि भाई प्लीज़ जनरेट अ फ़ोटो, ऐसा किसी ने टाइप किया उसके ऊपर, जनरेट अ फ़ोटो ऑफ अमेरिकन फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है? ऐसा किसी ने टाइप किया। उसके अंदर उसने एक पूरा पिक्चर दिखाई, जिसके अंदर अमेरिकन फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया गया, और उसके अंदर मोस्टली वर ब्लैक अफ्रीकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स। अरे भाई! दे वर नॉट द फ्रीडम फाइटर्स वर ऑल व्हाइट। तो ये इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो वो बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली उनके कोड कौन जनरेट कर रहा है? ह्यूमन ही कर रहे हैं ना। वो बाद की बात है कि एक बार जनरेट आपने कर दिया, वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता रहता है, बट इनिशियल तो ह्यूमन ही करता है। और जब ह्यूमन बायसनेस होगी, तो वो वहाँ पे भी दिखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेटा गैदरिंग करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अलग-अलग सोर्सेज़ से ही तो करता है। तो वो सोर्स अगर बायस होंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बायस हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? तो कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, रिलिजन बेस्ड, स्किन कलर बेस्ड, रीजन बेस्ड, रेस एंड ऑल दैट, डिस्क्रिमिनेशन बायसनेस के होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा उसका है। सॉल्यूशन वही है। वोटर्स देखिए, ये एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है ना? हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको भी, जो वोटर्स हैं, इनको भी, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जैसे इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी, सोशल जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ वगैरह हैं, इनको भी साथ साथ आना पड़ेगा। सभी स्टेक होल्डर्स मिलके काम करेंगे और ये डिसाइड करेंगे, देखो पॉलिटिशियन डिसाइड करेंगे, देखो भाई, हम लोग फेक न्यूज़ नहीं फैलाएँगे अपनी रैलीज़ के दौरान, ठीक है? जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएँगे। वोटर्स अपना डिसीज़न लेने से पहले वेरिफ़िकेशन करेंगे, अवेयर होके डिसीज़न लेंगे, कास्ट, धर्म, रिलीजन से ऊपर उठ के डिसीज़न लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रीली एंड फेयरली सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करेगा। सिविल सोसाइटी लोगों में अवेयरनेस का काम करेंगे, तब जाके चीज़ें सुधरेंगी ना। क्योंकि देखिए, आपके समाज में एआई, मशीनें, रोबोट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल, ये तो अभी जीवन का हिस्सा हो चुके हैं। अब इसे छोड़ तो नहीं सकते। तो जीवन का जीव हिस्सा चीज़ हो ही चुकी है, तो इट्स बेटर कि उसको एक्सेप्ट करें, अवेयर हों और उसका बेटर यूटिलाइज़ेशन करें। समाज में जब भी किसी तरह की कोई नई टेक्नोलॉज़ीज़, कोई मशीन, कुछ आया है, तो हमेशा रिपल्स हुए हैं। बट समाज ने हमेशा उनको काउंटर करने की कोशिश की है और उनको बेटर करने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है? तो इसके साथ इसको तो एंड करते हैं। बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।